जय हिंद। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो सब समझा। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर भी सम्स किया, उसको समझा अच्छे से। ठीक है, तो आज और भी प्रॉब्लम्स हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस को और बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस का हम लोग कुछ एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी पहला जो हम लोग इक्वेशन लेंगे उसको देखते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करके हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एकदम सिंपल इक्वेशन से शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एक इक्वेशन करवाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके एक बार देख लीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाए। ठीक, अगर आपने पहले से ही वो सब चैप्टर्स कवर करके रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, जाके एक बार 2x स्पीड में देख लीजिए, या फिर अगर आपको वो नहीं देखना है लास्ट में जाके वो सम प्रैक्टिस कर लीजिए बस। ठीक है, आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी आज का प्रॉब्लम को देखते हैं पहले। ठीक है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करके हम लोग इसका डायमेंशन, अलग अलग चीजों के डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए एक ही बार में मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। ठीक है, अगर स्पेलिंग वगैरह में कहीं पे गलती हो जाए तो मतलब पूरा मत मानिएगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में शायद मैंने डायमेंशन में डबल एस लगा दिया था, उसके बाद मुझे पता चला कि डायमेंशन में तो सिंगल एस होगा। ठीक है, चलिए डायमेंशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन जो लेंगे हम लोग, एकदम सिंपल इक्वेशन ले लीजिए। v इज इक्वल टू ए टी प्लस ऑफ बी बाई सी प्लस ऑफ टी। ठीक है, इसका इक्वेशन हम लोग को इसका डायमेंशन हम लोग को निकालना है। डायमेंशन ऑफ ए निकालना है, बी निकालना है और सी का डायमेंशन निकालना है। और हम लोग को दिया क्या गया है, v मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग को पता है, t मतलब है टाइम। ठीक है, हम लोग को ये गिवन है, हम लोग को निकालना है ए का डायमेंशन, बी का डायमेंशन, सी का डायमेंशन। चलिए आसान है क्वेश्चन। ठीक है, अभी अगर आपको एक बार ट्राई करना है कर सकते हो। चलिए ठीक है, अभी मैं करता हूँ इसको, अगर आप ट्राई कर रहे हो तो पॉज कर लो इस वीडियो को। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, हम लोग उसको निकाला भी था, कैसे हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को लिखते हैं उसको भी समझा था। ठीक है, चलिए वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा मैं लिखता हूँ पहले। ठीक, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, वेलोसिटी v का जो डायमेंशन होगा वो था एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1, क्योंकि वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड, राइट। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, मीटर के लिए लेंथ, मीटर के लिए एल बन गया, सेकंड के लिए टी माइनस ऑफ 1, क्योंकि पर सेकंड है तो सेकंड ऊपर चला गया, मतलब माइनस ऑफ 1 आ जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग को पता है, टाइम का डायमेंशन ऑब्वियसली हम लोग को पता ही है, टी होगा, बस खत्म। ठीक है, अगर ये पता है तो आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा दीजिए। इस लेक्चर में मैंने क्या बोला था, आपने बस इसको प्लस या माइनस को देखना है। ठीक है, प्लस या माइनस में अगर है तो सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही होगा। अगर एक इक्वेशन में प्लस या माइनस हो रहा है किसी दो क्वांटिटी के बीच में, दोनों का डायमेंशन सेम होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि आप 5 किलो सेब को 5 किलोमीटर रास्ते के साथ नहीं जोड़ सकते हो। ठीक है, आपको अगर 5 किलो सेब के साथ कुछ जोड़ना है तो आपको 2 किलो सेब या फिर 2 किलो दूसरा क्वांटिटी को ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसी के बेसिस में हम लोग की एक इक्वेशन में अगर हम लोग को प्लस या माइनस करना है तो हम लोग उन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा, इसलिए हम लोग प्लस या माइनस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन को, ऊपर वाला इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v माइनस ऑफ ए टी प्लस ऑफ बी बाई सी बाई टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए v का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग को पता है, मतलब v का डायमेंशन फॉर्मूला और इस क्वांटिटी का at का डायमेंशन फॉर्मूला और इस क्वांटिटी का b बाई सी प्लस टी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा, राइट। v के साथ ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा, बहुत बढ़िया, होगा तो होगा, देखते हैं। चलिए v इक्वल टू at का डायमेंशन होगा, मतलब डायमेंशन ऑफ v विल बी इक्वल टू at's डायमेंशन, राइट। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो डायमेंशन ऑफ v तो हम लोग को पता ही है, एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1। a का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, a रख दीजिए। t का डायमेंशन हम लोग को पता है, t होता है। सो अल्टीमेटली क्या बन गया, एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, क्योंकि t इस तरफ आ जाएगा, t को फिर ऊपर बिठाओगे तो एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 बन जाएगा, राइट। एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, a का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, बहुत सिंपल है, राइट। एकदम सिंपल है, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला याद रहेगा, उतना ही जल्दी आप लोगों को सम्स को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे, देख के रख दोगे तो कोई काम नहीं होगा। ठीक है, और मैं पिछले लेक्चर में ये बताना भूल गया था कि जितने भी लोग थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह में वीक हो, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह, क्योंकि इसके बाद हम लोग को पूरा मैथ्स ही करना है, फिजिक्स में हर एक चीज आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। जितने भी लोग मैथ्स वगैरह में या फिर कैलकुलेशंस में वीक है तो उनके लिए बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के
चैप्टर के बाहर का सम बहुत कम कीजिएगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। चैप्टर के अंदर का सम जो करा हुआ है या फिर आपको करने के लिए दिया गया है एग्जाम्पल्स, वो सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चाहे अगर आप लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप लोग उसको एक बार देख लो, फिर प्रैक्टिस करो, लेकिन लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि मैं बहुतों को जानता हूँ, मेरे काफी सारे दोस्त थे जो कि मतलब साइंस उठा लिया 10 के बाद, जिसके बाद उनको मैथ्स वगैरह में प्रॉब्लम होता था, ठीक है। और पिछले साल मैं किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उनका भी मैथ्स बहुत कमजोर था, ठीक है। वो लोग साइंस लेके बैठे हुए थे, ठीक है। तो आप लोग अगर साइंस में या फिर मैथ्स में अगर आप लोग या फिर कैलकुलेशन में वीक हो तो एनसीईआरटी उठाओ, उससे ज्यादा बेहतर बुक कोई नहीं है। एच.सी. वर्मा वगैरह मत उठा लेना अभी, तो दिक्कत होगा, ठीक है। और एक बुक है आयरोडोफ करके, ठीक है। आयरोडोफ का बुक तो आप अभी छुओ ही मत, अगर आपका मैथ्स वीक है और आपका कंसेप्ट अगर अच्छा नहीं है तो आप आयरोडोफ का बुक अभी छुओ मत, वो देखोगे फिजिक्स से दौड़ के भाग जाओगे, ठीक है। तो अभी फर्स्ट बुक आपको जो उठाना है वो एनसीईआरटी है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है देन आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो, उससे सम्स करो, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका मैथ्स वीक है तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब मैथ्स में वीक होते हैं लेकिन साइंस ले बैठते हैं, ठीक है, जो कि गलत नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप पैशनेट हो तो लेना चाहिए, बट फिर भी अपना वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखना चाहिए ना। तो माँ बाप भी उसके ऊपर कभी फोकस नहीं करते, स्टूडेंट खुद भी उसको इग्नोर करते, क्योंकि बचपन से स्टूडेंट को सिखा दिया जाता है ना, हम लोग के सोसाइटी में स्टूडेंट को सिखा दिया जाता है कि बड़े होके हम लोग को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, ठीक है। तो मतलब हम लोग को वो मौका ही नहीं मिलता, हम लोग के ब्रेन को या फिर हम लोग को खुद को वो टाइम ही नहीं मिलता कि हम लोग सोच पाए कभी, ठीक है। 10 खत्म, उसके बाद हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स खत्म, राइट। तो आप लोग इस चीज के ऊपर फोकस करो कि मैथ्स हम लोग को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। क्योंकि अभी ले चुके हो, अभी 2 साल तो पढ़ना है, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। 2 साल अच्छे से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना नहीं। हो गया, ए का डायमेंशन निकल गया। अभी चलिए हम लोग बी का डायमेंशन निकालते हैं। देखिए बी का डायमेंशन निकालने से पहले सी का डायमेंशन निकाल लो, बहुत ईजी है। क्योंकि देखिए पिछले लेक्चर में मैंने या फिर आज के लेक्चर में मैंने क्या बोला है कि दो क्वांटिटी अगर प्लस हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है, दोनों के बीच में प्लस या माइनस सिंबल है, दोनों एक दूसरे के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब प्रिंसिपलिटी ऑफ होमोजेनिटी फॉलो हो रहा है, तो दोनों का क्वांटिटी सेम होना पड़ेगा। तो देखिए सी प्लस ऑफ टी एक साथ है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एड अप हो रहा है, तो दोनों का क्वांटिटी सेम है कि नहीं, बोलिए। दोनों का क्वांटिटी सेम है तभी तो हम लोग ऐड कर पा रहे हैं, राइट। तो सी प्लस ऑफ टी इक्वल टू सी का डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। समझ में आ रहा है, राइट। दोनों क्वांटिटी प्लस में है या फिर माइनस भी होता कोई दिक्कत नहीं होता, दोनों क्वांटिटी अगर प्लस या माइनस में है तो हम लोग सिंपल डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ सी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी हो गया। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, बस टाइम का डायमेंशन हो जाएगा, राइट। क्योंकि डायमेंशन ऑफ टी क्या है मैंने ऑलरेडी बताया, टी मतलब टाइम, तो सी मतलब डायमेंशन ऑफ टी, खत्म। बी का मिल गया, सी का मिल गया, सॉरी ए का मिल गया, सी का मिल गया, अभी बी का निकालो। अभी देखिए ये क्वांटिटी हो गया, सॉरी इसको देखिए, तो v का डायमेंशन और b बाई सी प्लस टी का डायमेंशन भी सेम ही होगा। अभी देखो v इक्वल टू बी बाई सी प्लस ऑफ टी का डायमेंशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी c और t का डायमेंशन हम लोग को मिल चुका है, सॉरी इस चीज का डायमेंशन हम लोग को मिल चुका है, c प्लस टी का, वो क्या है डायमेंशन ऑफ t, राइट। उसका डायमेंशन क्या है, t। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग को पता है, एल टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1। तो इसको यहाँ पे भेज दीजिए, इसको यहाँ पे भेज दोगे तो क्या होगा, एल टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 और टी। सो टी यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो बन गया एल, ठीक है। तो ए का डायमेंशन बन गया एल टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, बी का डायमेंशन बन गया एल, सी का डायमेंशन बन गया है टी, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये सही से किया है, मैंने जब बोला कि पॉज करके कीजिए तो आप मेरे लिए एक ताली बजाइए, अगर नहीं किया है तो उसको फिर से ट्राई कर लीजिए, ठीक है। एक बार खुद से नोट डाउन कीजिए, फिर देखिए कहाँ पे गलती किया है, ठीक है। चलिए अभी अगले सम को हम लोग उठाते हैं, बहुत सारा सिंपल सम करेंगे, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम पे भी चले जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली मैं कॉम्प्लिकेटेड सम उठाऊंगा, आप लोग डर जाओगे क्योंकि नया नया चैप्टर है भैया, ठीक है। चलिए अभी हम लोग दूसरे सम को उठाते, अरे ये मिटा ही दिया, चलो चलिए अभी हम लोग दूसरा सम को उठाते हैं, ठीक है। तो दूसरा सम क्या होगा, मान लीजिए ये v ही मान लेते हैं हम लोग, v इक्वल टू ए प्लस ऑफ बी टी प्लस ऑफ सी टी स्क्वायर प्लस ऑफ डी टी क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है 3 टू द पावर ऑफ 3। तो हम लोग को डायमेंशन किसका किसका निकालना है,
ए का डायमेंशन बताओ, बी का डायमेंशन बताओ, सी का डायमेंशन बताओ, डी का डायमेंशन बताओ। चलो बताओ। फिर वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग को पता है, v मतलब है वेलोसिटी। फिर हम लोग को t का डायमेंशन भी पता है, टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो इसको ट्राई करना, ट्राई कर डालो जल्दी जल्दी से। ट्राई कर लिया, चलिए। वेलोसिटी का डायमेंशन फिर से हम लोग लिखेंगे एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1। फिर हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार एक लोग एक्सपर्ट बन जाएगा, सीधा हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को इक्वेशन में बिठाएंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, टी का डायमेंशन हम लोग को पता है, तो वी के साथ सारे इक्वेशंस, पूरा इक्वेशन को इस तरफ लेके आओ, बी टी माइनस ऑफ सी टी स्क्वायर माइनस ऑफ डी टी क्यूब, 0। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे माइनस में है, मतलब सारे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, तो एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट होने से के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, राइट? बार बार मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज को, होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर फॉलो हो रहा है मतलब हम लोग को क्या क्या देखना है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर फॉलो हो रहा है तो मतलब उन सभी क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा। बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, आपको अभी याद रखना है। ठीक है, बहुत बार बोल चुका है इसको, वरना बोरिंग बन जाता है चीजें। ठीक है, और एक भी स्टूडेंट अगर फिजिक्स का ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत शेयर भी यार क्या करो यार, 20-25 व्यूज आते हैं बस। ठीक है, उसमें से 2-3 तो मेरे घर वालों के होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत शेयर वगैरह क्या करो, लाइक वगैरह नहीं भी करोगे, अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए आप। ठीक है, जो अगर पसंद नहीं आ रहा है उसके बारे में मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक भी स्टूडेंट अगर फिजिक्स का स्टूडेंट है तो अपने दोस्तों का शेयर वेयर किया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन वगैरह मिलता है, एक एटलीस्ट 100-200 व्यूज तो आने से अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए, v माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी टी माइनस ऑफ सी टी स्क्वायर माइनस ऑफ डी टी क्यूब। ठीक है, ऐसे मुझे मतलब शेयर, लाइक, कमेंट, शेयर ये सब बोलने का आदत नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब इन्फ्लुएंसर टाइप का फील आता है, जो कि हम है नहीं और बनना भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो v और a बीच में माइनस है, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू, डायमेंशन में d लिख रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है, डायमेंशन ऑफ a, तो चलो v का डायमेंशन हम लोग को पता है, एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू a, तो a का डायमेंशन हम लोग को मिल गया। सही है, बहुत सही है। चलो इसको बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं। फिर डायमेंशन ऑफ बी टी विल बी इक्वल टू, सॉरी, डायमेंशन ऑफ, हाँ, बी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v, सो b और ये हो गया t, तो डायमेंशन ऑफ v एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1। सही है, बहुत सही है। सो t इस तरफ चला जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, सॉरी, एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि t इस तरफ चला जाएगा, नीचे है, तो एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। सही है, बहुत सही है। a का डायमेंशन मिल गया, b का डायमेंशन मिल गया, c का डायमेंशन उठा लेते हैं। चलिए, तो डायमेंशन ऑफ सी टी, मैं अभी सी टी इक्वल टू लिख रहा हूँ। ठीक है, डायमेंशन है ये सी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, तो c का डायमेंशन वही है, एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 ले लीजिए। सी टी स्क्वायर था, सॉरी ये गलती हो गया, टी स्क्वायर, सो नीचे टी स्क्वायर लेके आइए, तो क्या बन गया ये? एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वही d का डायमेंशन लिख लीजिए आप, d का डायमेंशन, सॉरी, डी टी क्यूब is equal to v, dimension of dt cube is equal to dimension of v, so dt cube l t to the power of minus of 1, so dt cube अगर नीचे चला जाएगा, l t to the power of minus of 1 डिवाइड बाई t क्यूब का डायमेंशन, सो हो गया l t to the power of minus of 4। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अगर आप लोगों ने सही से किया तो खुद के लिए ताली बजाइए, वरना फिर से एक बार कर लीजिए, सीधी सी बात है भैया। ठीक है, चलो अभी जो हम लोग का अगला सम है उसको हम लोग देखते हैं। ये सम समझ में आ गया? चलिए, तो चलो अभी अगला सम देखते हैं। अगला सम भैया क्या है, एक एंगल लेंगे हम लोग। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन, मान लीजिए साइन ऑफ थीटा, और क्वेश्चन क्या है, थीटा का डायमेंशन। ठीक है, लोग व्हाट्सएप वगैरह में तो ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, कि इंग्लिश में लिखना है, लेकिन मतलब समझ, मतलब बोलना, मतलब
लिखना है इंग्लिश में, लैंग्वेज होगा इंग्लिश में, लेटर्स होगा इंग्लिश में, लैंग्वेज होगा हिंदी, ठीक है। तो थीटा का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। डायमेंशन का स्पेलिंग ठीक है इस बार, हाँ ठीक ही होगा। सो देखिए मैंने पिछले लेक्चर में क्या बोला था, थीटा मतलब क्या है, एंगल, एंगल मतलब क्या है, नंबर, आइदर वो नंबर डिग्री में होगा या तो रेडियन में होगा, ठीक है। डिग्री में होगा, रेडियन में होगा या फिर स्टेडियन में होगा, ठीक है। रेडियन स्टेडियन वो सब क्या है, थोड़ा बहुत बुक पढ़ लीजिए, एकदम आसान है, कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और डिग्री तो हम लोग को पता ही है, और रेडियन भी शायद पता है, 10th में हम लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में, ठीक है। सो थीटा क्या है, नंबर है। नंबर मतलब क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, राइट, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिखते हैं, m0l0t0, बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है। तो अल्टीमेटली थीटा का डायमेंशन क्या बन गया, थीटा का डायमेंशन तो मैंने लिखा है m0l0t0 हो गया, ये हो गया थीटा का डायमेंशन, ठीक है। कभी कभी आप लोगों के पेपर में एक दो क्वेश्चन नहीं, 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि देखते ही आंसर आप लोग बता सकते हो, लेकिन हाँ इस टाइप का क्वेश्चन शायद नहीं देगा डायरेक्टली, लेकिन मैं अगला सम जो कराऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जेई के पर्पज से या फिर मतलब आपका बोर्ड के पर्पज से, नीट के पर्पज से, वो सब टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कभी कभी या फिर नीट में तो बहुत ज्यादा होता है कि क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है, आंसर पता होगा, वो लोग उस टाइप का क्वेश्चन ही डालता है। लेकिन हम लोग का दिमाग क्या है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है या फिर एंट्रेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो हर चीज को हम लोग को बड़ा बड़ा सॉल्व करना है या फिर जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में हम लोग बेसिक बेसिक जो मतलब क्वेश्चन में दिया ही हुआ है आंसर, ठीक है, तो उन सबको पॉइंट को हम लोग मिस करते हैं, लेकिन तो उसमें हम लोग टाइम वेस्ट कर जाते हैं, लेकिन आंसर जो निकालना वही निकलेगा, ठीक है। मे बी आप कभी कभी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने के टाइम पे आंसर गलत निकालोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स है उनको हम लोग को आंखों में देखते ही पकड़ा जाए, ठीक है। आप देखते ही पकड़ लो, अरे भाई इसका आंसर तो यही होगा। कभी कभी बहुत टाइम आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं एंट्रेंस लेवल में, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है, देखते ही पता चलता है, ठीक है। तो उस लेवल तक अगर जाना है तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। चलिए हो गया ये क्वेश्चन, चलिए ठीक है। अभी मैं अगला क्वेश्चन जो कराता हूँ सेम टाइप का क्वेश्चन है, साइन ऑफ, मैं बस यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ये y कर देता हूँ इस बार, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। y इज इक्वल टू साइन ऑफ x ऑफ t, हो गया, ठीक है। अभी साइन के पीछे में थीटा लगाओ या फिर x ऑफ t लगाओ या फिर x ऑफ t माइनस ऑफ kx लगाओ, जो कि मतलब आप लोगों को हार्मोनिक इक्वेशन का सिंबॉलिक हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे इसी क्लास 11 के मतलब लास्ट के तरफ आप लोग पढ़ोगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन वो सब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। शायद फर्स्ट बुक के लास्ट के तरफ ही है या फिर सेकंड बुक के लास्ट के तरफ, ठीक है। तो आप साइन ऑफ एक्स ऑफ टी, तो साइन ऑफ थीटा बोल लीजिए या फिर एक्स ऑफ टी का बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन के बाद जो भी होगा नंबर क्या समझाएगा, वो उसका एंगल समझाएगा, राइट। साइन ऑफ एक्स ऑफ टी क्या समझा रहा है, इसका एंगल समझा रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी क्या हो गया, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और क्वेश्चन क्या है, एक्स का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स का डायमेंशन, एक्स टी का डायमेंशन नहीं, एक्स टी का डायमेंशन है डायमेंशनलेस, क्योंकि ये पूरा का पूरा किसका रिजेम्बलेंस है, एक थीटा जैसा ही है ना, समझ में आ रहा है बात। अगर मैं इसके जगह पे y इक्वल टू, चलिए इसको आप लोग घर में एक बार ट्राई कीजिए, इसको आप लोग घर में एक बार ट्राई कीजिए, x ऑफ t माइनस ऑफ, चलिए ट्राई नहीं करना है इसको, इसी को कीजिए, एक क्वेश्चन भूल चुका इसका, ठीक है, क्योंकि मैं सोच के आया था ये ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, लेकिन मतलब मैं भूल चुका हूँ, तो बेटर है इसको अगले क्लास में कैरी ऑन करेंगे। चलिए इसी को देखते हैं। तो एक्स ऑफ टी का मतलब है थीटा, अभी ये क्या है, थीटा है मतलब, या फिर मतलब एक साइन के बाद क्या लग रहा है, एक नंबर लग रहा है, एक एंगल लग रहा है, तो डायमेंशनलेस होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी जिसका डायमेंशन क्या होगा, m0l0t0, राइट। इसको ऐसे लिखेंगे, तो x ऑफ t मतलब क्या है, m0l0t0। तो x क्या समझा रहा है, x को भी मुझे बता देना चाहिए था, गर्मी की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो x मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, x मतलब है डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है। सो मुझे निकालना क्या था यार, अरे यार दिमाग खराब हो चुका है, सॉरी। x तो निकालना है हम लोग को, t का डायमेंशन, t मतलब है टाइम, चलो ठीक है, मतलब t मतलब है टाइम। तो अभी x के लिए हम लोग को अगर डायमेंशन निकालना है तो निकालो अभी,
क्या दिक्कत है, m0l0t0 x हो जाएगा m0l0t⁻⁻1। सही है, बहुत सही है भैया, ठीक है, क्योंकि t को मैं बस इस तरफ लेके गया, t को ऊपर बिठा दिया तो m0l0t⁻⁻1 आ गया। सही है कि नहीं बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। तो x t के बाद हम लोग कुछ भी क्वांटिटी लगा दे, xt माइनस ऑफ, मान लीजिए कुछ और कांस्टेंट लगा दिया या फिर कुछ और वैल्यू लगा दिया, या फिर मतलब साइन के बाद अगर हम लोग कुछ भी लगा रहे ब्रैकेट के अंदर है तो वो थीटा का रिजम्बलेंस होगा, मतलब वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। अभी आपको देखना है कि हम लोग को डायमेंशन किसका निकालने दिया है, ठीक है। अगर एक्स टी का डायमेंशन निकालने के लिए दिया है तो सीधा हम लोग लिखेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0l0t0, राइट। लेकिन हम लोग को क्योंकि एक्स का डायमेंशन निकालने के लिए दिया है तो हम लोग को टी का डायमेंशन ऑलरेडी पता है, टी हम लोग को बताया गया है क्वेश्चन में, टी का मतलब है टाइम, राइट। तो टी का मतलब अगर टाइम बताया गया तो मतलब टाइम को इस तरफ लेके आइए, m0l0t⁻⁻1 हो गया, राइट। समझ में आ गया बात, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अभी हम लोग अगला जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेते हैं। अभी तक तो हम लोग बहुत इजी प्रॉब्लम्स कर रहे थे, चलो थोड़ा बहुत हम लोग दिमाग को टेस्ट करते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट को हिलाते हैं आप लोग। चलो अगला प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, चलो n इक्वल टू n नॉट है, ठीक, n नॉट e⁻⁻λt। क्वेश्चन में दिया हुआ है t मतलब है टाइम, ठीक है। हम लोग को लैम्डा का डायमेंशन निकालना है, लैम्डा डायमेंशन, ठीक है। समझ में आ गया बात, किसका डायमेंशन निकालना है, लैम्डा का, ठीक है। टी मतलब टाइम दिया हुआ है, सही है। देखिए ये इक्वेशन है, ये डीके इक्वेशन है, आप लोग क्लास 12 में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग को n क्या है, एक नंबर है, n नॉट क्या है, नंबर है, तो ऑटोमेटिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाता है। और हम लोग को निकालने के लिए क्या दिया है, हम लोग को लैम्डा का डायमेंशन निकालने के लिए दिया है। अभी देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसका एक वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है 2.73 के आसपास कुछ वैल्यू होता है, ठीक है, 2.73 के आसपास कुछ वैल्यू होता है। अभी एक्सपोनेंशियल के ऊपर कभी भी आप ऐसे नहीं देखोगे कि e⁻², e⁻², ऐसा कभी भी नहीं लिखोगे। इसके ऊपर या तो एक फंक्शन होगा किसी मतलब डिस्टेंस का, मतलब e⁻²x हो सकता है जिसको आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह करोगे, या तो एक फंक्शन होगा या तो एक नंबर होगा, ठीक है, या तो एक फंक्शन होगा या तो एक नंबर होगा। तो अगर एक फंक्शन या तो नंबर है, मान लीजिए एक नंबर ही है, ज्यादातर टाइम नंबर ही होता है, ठीक है, या तो फंक्शन है या तो नंबर है, क्या मतलब फंक्शन भी क्या है, अल्टीमेटली आप x का वैल्यू बिठा दोगे तो नंबर ही बनेगा ना। तो e⁻² कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल के ऊपर कुछ भी हो, तो वो अल्टीमेटली क्या बन गया, अगर नंबर बन गया तो मतलब क्या बना, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बना ना। तो ये क्या बन गया, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये क्या बन गया, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बहुत ज्यादा डायमेंशनलेस क्वांटिटी हम लोग करवा रहे हैं, एक्चुअल डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं करवा रहे। ये सब सम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई या फिर आप लोग के नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा अलग है, ठीक है। आप लोग ये बुक में जो दिया हुआ है उससे थोड़ा अलग है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सो फिर से आ गया m0l0t0, चलो इसको इक्वेट करवा दो, लैम्डा t इज इक्वल टू m0l0t0। तो लैम्डा t का डायमेंशन हम लोग को पता है, t m0l0t0, लैम्डा इज इक्वल टू m0l0t⁻⁻1 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, लैम्डा का डायमेंशन हम लोग को पता चला है m0l0t⁻⁻1। बहुत 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 सही है और बहुत आसान है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, चलो देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, चलो या हम लोग देखते हैं उसको। कौन सा नंबर था, नंबरिंग भूल गया, चलो इसको देखते हैं। p प्लस ऑफ a बाई वी स्क्वायर b माइनस ऑफ v इज इक्वल टू r ऑफ t, ठीक है। बहुत बढ़िया थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, इसी साल आप लोग करोगे, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है ये, यहाँ पे बेसिकली t मतलब है आपका टेम्परेचर, ठीक है, और v मतलब है आपका वॉल्यूम, और आपका p मतलब है प्रेशर, ठीक है। समझ में आ गया बात, ठीक है।
क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ये सब, आप लोगों को निकालना नहीं है। समझ कुछ खुद से कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आए खुद से कुछ इंटरप्रेट मत कर लेना कि पी दिया हुआ है मतलब प्रेशर ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्या पता पी देके आपको बस एक नोटेशन देके रखा है, जैसे ये ए बी सी हम लोग लिखते हैं, उसकी जगह पे आप उन लोगों ने एग्जामिनर ने किया क्या, पी को रिप्रेजेंट किया, पी के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करवा दिया, ए को बी के पी के साथ रिप्लेस करवा दिया। वही अगर आपने प्रेशर का आपने अगर डायमेंशन पकड़ लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दिया हुआ रहेगा तभी आपको वो सब पुट करना है, ठीक है। तो ठीक है, हो गया। और बेसिकली आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। हम लोग उसको थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो अल्टीमेटली P प्लस ऑफ ए वी स्क्वायर हो गया, और एक इक्वेशन क्या हो गया, B माइनस ऑफ वी, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल फॉलो होगा। तो इसका डायमेंशन सेम होगा, इसका डायमेंशन सेम होगा। अभी प्रेशर का डायमेंशन तो हम लोग को पता है, वॉल्यूम का डायमेंशन हम लोग को पता है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन अगर पता है तो बी का डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं। प्रेशर का वॉल्यूम हम लोग को डायमेंशन पता है, तो ए बाई वी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन फिर से हम लोग को पता है, तो ए का डायमेंशन फिर से निकल जाएगा। सही है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक बार ट्राई करना तो करके देख लो, क्योंकि मैं पूरा समझा दे चुका हूँ, एक बार ट्राई कर लो, ठीक। चलो ट्राई कर लिया, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग ट्राई करते हैं, पहले इसको टैकल कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो वॉल्यूम का हम लोग का डायमेंशन क्या था भैया, m0l क्यूब टी टू दी t0, ठीक है। ये वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, ठीक है। तो m0l क्यूब t0 हो गया। तो b का डायमेंशन, चलो साइड में लिखते हैं इसको, b का डायमेंशन इक्वल होगा किसके, v का डायमेंशन, ठीक है। मतलब b इक्वल टू v, तो हम लोग को v का डायमेंशन ऑलरेडी पता है, l क्यूब होता है, तो b का डायमेंशन हम लोग को निकल गया l क्यूब। m0 t0 को मैं नहीं लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, टाइम बचाएंगे तो मत लिखो, ठीक है। समझ में आ गया बात, l क्यूब डायमेंशन हो गया। अभी इसको देखो, p का डायमेंशन और a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों ऐड हो रहा है, राइट। तो p का डायमेंशन हम लोग को पता है, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला याद करो, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन में बोल रहा था कि इसको याद रखो, एम एल टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, और एरिया का डायमेंशन हम लोग को एल स्क्वायर, तो एम एल टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 टी टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2। आई होप ये सही है, हाँ, 2 ऊपर चला गया, सही है, बहुत सही है। प्रेशर का डायमेंशन हम लोग को याद रखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप लोग याद रख सकते हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद रख सकते एटलीस्ट फोर्स का याद रखो तो हो जाएगा काम, ठीक है। फोर्स वेलोसिटी ये दोनों ऐसा क्वांटिटी है, आप लोग को याद रखना चाहिए, ठीक है। सो चलो लगा दो, m l टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 t टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2। बहुत ज्यादा मैसी हो गया, इसको मिटा देता हूं। तो प्रेशर का डायमेंशन हम लोग को क्या मिला, m l टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 t टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2। तो a का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, a को ऐसे रखो v स्क्वायर, मतलब l क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो m l टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 t टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, l क्यूब का स्क्वायर क्या होता है, l टू दी पावर ऑफ 6 हो जाएगा। l टू दी पावर ऑफ 6 को इसको इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। l टू दी पावर ऑफ 6 है, तो a, चलो तो a इक्वल टू m l 6 हो गया, तो 5 हो जाएगा t टू दी पावर ऑफ माइनस ऑफ 2। बहुत बढ़िया, बहुत सही है। तो a का डायमेंशन हम लोग को मिल चुका है, b का डायमेंशन हम लोग को मिल चुका है, a और b का डायमेंशन हम लोग को निकालने के लिए दिया था। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ नहीं, हेंस फाइंड आउट, ठीक है। समझ में आ गया, इसको एक बार नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, ठीक है। तो यही तक था हम लोग का डायमेंशन फॉर्मूला या फिर डायमेंशन एनालिसिस का हम लोग का इक्वेशंस, या फिर हम लोग जो प्रॉब्लम्स करने वाले थे यही तक था, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स आप लोग कर सकते हो, किसी भी रेफरेंस बुक को उठाइए और 10-20 प्रॉब्लम्स आप लोग कर दीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा है, सही है बात। चलो अभी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन को समझते हैं, ठीक है। चलो तो चलिए अभी हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला को लिखना आ गया, डायमेंशन एनालिसिस समझ में आ गया, राइट, समझ में आ गया होगा ना। तो अभी हम लोग देखेंगे डायमेंशन एनालिसिस का कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। वैसे 3 एप्लीकेशंस यहाँ पे होता है, 3 एप्लीकेशंस में से आज एक को समझेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग और 2 को समझेंगे, और उसके बाद हम लोग एरर्स को शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह थोड़ा बहुत समझ लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग को डायमेंशन एनालिसिस का एक एप्लीकेशन को समझना है। तो बेसिकली हम लोग का लेक्चर जो है वो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और संडे को आने वाला है, ठीक है। मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे कुछ शाम को 5:30 बजे के आसपास लेक्चर आएगा, और संडे को सुबह के आसपास आएगा, सुबह 9 या 10 बजे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोग देख सकते हो, वैसे देख नहीं रहा है कोई, ठीक है, तो आप लोग जो कोई भी हो देख सकते हो, ठीक है।
जो चलो अभी शुरू करते हैं हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। चलो लिखते हैं हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चलो देखो ये क्या बोलता है, पहला एप्लीकेशन क्या बोलता है कि डायमेंशन एनालिसिस बेसिकली हम लोग का कोई भी इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो उसका करेक्टनेस को समझाता है, ठीक है। सो इट टेल्स अस अबाउट, देखो ये बस मैं लिख रहा हूं, मैं समझा दूंगा इसको, ठीक है। इट टेल्स अस अबाउट द करेक्टनेस ऑफ करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। समझो इसको, ठीक है, कि एक इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं वो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? देखो अभी तक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में या फिर कहीं पे भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। ठीक है, समझ में आ गया कि मान लो आपके पास एक इक्वेशन है, एकदम सिंपल सा एक कोई भी इक्वेशन, चलो अभी के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स शुड बी इक्वल टू, इस तरफ भी आपको कुछ एक ऐसा क्वांटिटी चाहिए, मान लो एक क्वांटिटी दिया हुआ है सी ऑफ समथिंग, या तो सी दिया हुआ है, ठीक है, सी तो कांस्टेंट हो गया, वो कुछ अलग होना चाहिए। चलो सी क्यूब या फिर कुछ भी मान लो सी क्यूब अभी के लिए, ठीक है। तो इस साइड का जो डायमेंशन है और इस साइड का डायमेंशन अगर बीच में इक्वल साइन है, अगर एक इक्वेशन बन रहा है तो डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। अगर डायमेंशन सेम नहीं हो रहा है, जो कि इस केस में शायद नहीं होगा ऑब्वियसली, डायमेंशनल इक्वेशन इस साइड इस केस में सेम नहीं होगा, तो मतलब ये इक्वेशन क्या है, गलत है, ठीक है। अगर दो इक्वेशन, अगर कोई भी एक इक्वेशन को वैलिड होना पड़ेगा या फिर कोई भी इक्वेशन सही है, तो उन दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला या फिर डायमेंशन एनालिसिस को तो हम लोग जब पता करेंगे, उन दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग को इक्वल होना पड़ेगा, कि इस साइड में जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा इस साइड में भी डायमेंशन फॉर्मूला वही आना पड़ेगा। मान लीजिए इस साइड में डायमेंशन फॉर्मूला है फोर्स का mL/-2, तो इस साइड में भी mL/-2 ही आना पड़ेगा, ठीक है। mL²T⁻², mL⁻1T⁻², कुछ भी आ गया तो गलत हो जाएगा। तो इस साइड में अगर फोर्स का डायमेंशन है, इस साइड में भी फोर्स का डायमेंशन होना पड़ेगा। सही है, समझ गए बात को, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन हम लोग को क्या बोलता है, कोई भी इक्वेशन कब करेक्ट होगा, जब LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन सेम होगा। बहुत बढ़िया। चलो अभी दो सम्स करेंगे, दो सम्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि डायमेंशन फॉर्मूलास इक्वेट कैसे होते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन में ही कुछ गलती है, ठीक है, एक लिमिटेशन है इस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन सही है लेकिन उसमें छुपा है गलती, उस गलती को हम लोग ढूंढेंगे। चलिए ढूंढते हैं उसको, ठीक है। तो चलो अभी दो प्रॉब्लम्स लेते हैं। एक तो बहुत फेमस इक्वेशन है, आप लोग सभी को पता है, लेकिन वो लेने से पहले एक लेंथी इक्वेशन ले लेते हैं। छोटा इक्वेशन बाद में करेंगे, ठीक है। एक लेंथी इक्वेशन बट बहुत ईजी इक्वेशन, ठीक है। तो चलो पहला इक्वेशन जो लेंगे हम लोग वो है, चलिए f ऑफ s इज इक्वल टू हाफ ऑफ mu² प्लस ऑफ हाफ ऑफ mv²। सही है इक्वेशन। चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, मतलब डायमेंशन एनालिसिस करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन फॉर्मूला निकलेगा क्या वो राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला के साथ मैच करता है कि नहीं करता, उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। चलो तो m क्या है भैया, मास है, ठीक है। v और u क्या है, v और u और v क्या है, वेलोसिटीज है, यह है वेलोसिटीज, ठीक है। और f क्या है, फोर्स है, और s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी करो, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, ये डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग को पता करना है कि इन दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला या फिर डायमेंशन, मतलब वो डायमेंशन फॉर्मूला मैच होता है कि नहीं। तो चलो क्वेश्चन क्या देगा, इज दिस इक्वेशन वैलिड। चलो इज दिस इक्वेशन करेक्ट, आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इज दिस इक्वेशन करेक्ट, प्रूव यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग को यूज करना, डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके हम लोग को देखना है, ठीक।
ये सब जनरली बोर्ड के लेवल पे क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग को जो एप्लीकेशन है और लिमिटेशन है वो आप लोगों का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपको ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिखाना तो है नहीं, वहाँ पे बस क्वेश्चन आएगा, टिक मारो, आगे बढ़ो। तो ये बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम एक दो सम लेके इस मतलब ये टॉपिक्स को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो कंडीशन है, जो एप्लीकेशन है, उसका जो लिमिटेशन है हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फोर्स के लिए, एफ के लिए फोर्स का डायमेंशन, तो एम फोर्स का डायमेंशन लिखो ml_10⁻², हो गया, सही है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो एल हो गया उसका डायमेंशन, सही है। तो एलएचएस का डायमेंशन हो गया, एलएचएस का डायमेंशन क्या हो गया भैया, ml²T⁻²। चलो एलएचएस हम लोग को मिल चुका है, राइट। अभी देखते हैं आरएचएस, आरएचएस को देखते हैं हम लोग। तो हाफ ऑफ mu², हाफ ऑफ mv², चलो हाफ ऑफ mu² का डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो जो हाफ ऑफ mu² का डायमेंशन होगा वही हाफ ऑफ mv² का भी डायमेंशन होगा, क्योंकि देखो मास तो मास ही होगा, दोनों के इसमें मास मास सेम है, v इस तरफ u है, ये इस तरफ v है, लेकिन दोनों वेलोसिटीज है, तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ऑब्वियसली सेम ही होगा, राइट। तो हाफ ऑफ mu² निकाल लो, इसका डायमेंशन क्या होगा, देखो हाफ क्या है, हाफ बेसिकली नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। तो इसका मास हो गया, m हो गया, मास के लिए डायमेंशन m आ गया, वेलोसिटीज के लिए L_T⁻², तो बेसिकली क्या बन गया, ml²T⁻², ठीक है। स्क्वायर के लिए 2 स्क्वायर यहाँ पे आएगा, राइट। तो और ये क्या आएगा, -1² मतलब मतलब L⁻² हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलो हो गया, खत्म, समझ में आ गया। तो देखो आरएचएस में बेसिकली क्या बना डायमेंशन, हाफ ऑफ mu² प्लस ऑफ हाफ ऑफ mv², मतलब क्या बन गया, ml²T⁻² प्लस ऑफ ml²T⁻² प्लस था ना बीच में, हाँ चलो। तो मतलब क्या बन गया ये आरएचएस का, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस बना कि नहीं बना, बोलो भाई। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला था, ml²T⁻², यहाँ पे भी हम लोग को क्या मिला, ml²T⁻², ठीक है। अभी कई ज्ञानी लोग बोलेंगे आप में से कि अब अरे ये यहाँ पे तो ml²T⁻² निकला, यहाँ पे तो ml²T⁻² निकला, तो 2ml²-2 क्यों नहीं निकला, मतलब हम लोग ने ऐसा क्यों नहीं लिखा, राइट। यहाँ पे देखो हम लोग बस डायमेंशंस को लिख रहे हैं, कोई नंबर नहीं या फिर कोई मैग्नीट्यूड नहीं है कि आप दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है, कि आप लोग इन दोनों को इक्वेट करके एक लिखोगे, ठीक है। दोनों को अलग अलग लिखो, लेकिन इस इक्वेशन में जो आरएचएस में है उस पूरे आरएचएस का डायमेंशन क्या है, सेम है, राइट। दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं बट डायमेंशन पूरे का सेम है, जो कि है ml²T⁻², तो LHS इक्वल टू RHS बन गया, राइट। तो ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, ये इक्वेशन जो हम लोग ने लिखा है ये वैलिड है। चलो ताली बजा दो, चलो बजा दिया, चलो सही है। अभी देखो इसमें लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पे हम लोग हाफ जो यहाँ पे पकड़े हैं, ठीक है, हाफ जो यहाँ पे हम लोगों ने पकड़ा है वो हाफ का क्या कोई यूज हो रहा है, यहाँ पे भी हम लोगों ने कहीं पे हाफ नहीं लिखा, यहाँ पे भी कहीं पे हम लोगों ने सॉरी इस इक्वेशन में कहीं भी जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाल रहे हैं अभी तभी हम लोगों ने हाफ नहीं लिखा, राइट। ये कि यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, ऐसा तो नहीं है, राइट। हम लोगों ने हाफ को कंसिडर ही नहीं किया, राइट। तो अगर मान लो कोई आपको ऐसे दे दे ml²T⁻², ml²T⁻² प्लस ऑफ ml²T⁻², ये आपका इक्वेशन बन गया LHS इक्वल टू RHS। तो इसको देख के क्या आप इस इक्वेशन में वापस जा सकते हो, कभी नहीं जा पाओगे, ठीक है। अब यहां तक तो हो जाएगा, mu² आपको आ जाएगा, mv² आपको आ जाएगा, लेकिन वहां पे हाफ था क्या आप बता सकते हो, चलो आपको पता ही नहीं है इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन देख के क्या आप उस इक्वेशन के बारे में कुछ बता सकते हो, नहीं बोल पाओगे, ठीक है। चलो इसमें आपको हाफ का दिक्कत है, इसमें आप 2 लगा दो या फिर कुछ भी नहीं लगाना है, चलो फिर भी तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही आ गया, या फिर कुछ बहुत बड़ा क्वांटिटी लगाना है 1000 लगा दो, फिर भी तो डायमेंशन आपका फॉर्मूला सेम ही आ गया डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला सेम ही आ रहा है, तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है सिस्टम में, ठीक है। गड़बड़ बेसिकली क्या है, गड़बड़ नहीं है, ये डायमेंशन एनालिसिस हम लोग को क्या बोलता है कि हम लोग, मैं बस यही काम कर सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम हो रहा है कि नहीं वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन इक्वेशन वैलिड है कि नहीं वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट है कि नहीं, कुछ अलग अलग वैल्यूज है कि नहीं वो मैं बता नहीं सकता, वो उतना कैपेबिलिटी मुझमें नहीं है, इतना आसान मेरे से मत रखो, ठीक है। चलो सही है, बहुत बढ़िया। अभी ये समझ में आ गया हम लोग को कि
डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम लोग जब भी कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग को बस डायमेंशन बताता है, उसके अंदर कुछ कुछ वैल्यू छुपा है कि नहीं, उस इक्वेशन का इन्फ्लुएंस क्या होगा कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, वो कभी नहीं बता पाएगा। लेकिन हम लोग का मेन इक्वेशन क्या था, हम लोग का मेन इक्वेशन था जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली या फिर साइंटिस्ट लोगों ने थियोरेटिकली प्रूव किया मैथ्स के थ्रू कि इसी इक्वेशन के साथ पूरा दुनिया चलेगा, या फिर मतलब फोर्स का इक्वेशन, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन का इक्वेशन है ये, ठीक है। तो वर्क डन, जब भी कोई वर्क डन लगेगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो ऐसा कुछ एक मतलब उन लोगों ने प्रूफ किया। लेकिन डायमेंशन एनालिसिस क्या बोलता है कि यहाँ से हाफ हटा दो तब भी सेम ही रहेगा चीजें, लेकिन ऐसा तो नहीं होने वाला फिजिकली, राइट, कि हाफ हटा दो सिर्फ एम स्क्वायर प्लस ऑफ एम बी स्क्वायर कर दो, मतलब आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो वर्क डन सेम निकलेगा, ऐसा नहीं निकलेगा, राइट। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग को बेसिकली क्या बता, डायमेंशन एनालिसिस के तो हम लोग को बेसिकली क्या पता चलता है कि दोनों साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है कि नहीं, दोनों साइड का यूनिट सेम है कि नहीं, वो हम लोग को पता चलेगा, राइट। लेकिन दोनों साइड में कुछ वैल्यू छुपा हुआ है या फिर दोनों साइड का इक्वेशन का कुछ इन्फ्लुएंस कैसा है वो हम लोग को कभी पता नहीं चलेगा। डायमेंशन फॉर्मूला वहां पे हार्ट ऊपर कर लेता है कि मुझसे अब नहीं होगा, ठीक है। चलो इसका एक और एग्जांपल समझते हैं जो कि एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आ सकता है, ये थोड़ा टफ हो गया, मतलब टफ नहीं, थोड़ा लेंदी हो गया। एक बहुत फेमस इक्वेशन है, उसको देखते हैं, चलो। चलो अभी अगला इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था, इस साल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, लॉ ऑफ इक्वेशन है, राइट, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन है, सेकेंड थर्ड को जो बोलो सेकेंड ही, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, s क्या है भैया, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। t दिया गया है टाइम, u दिया गया है वेलोसिटी, बहुत कुछ दिया गया है वेलोसिटी, और आपका a दिया गया है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन सही है, बहुत सही है। s क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट, t टाइम, और s ये एक्सीलरेशन, और u क्या है वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। s इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इसका चलो आप लोग एक बार ये प्रूफ कर लो कि मतलब ये इक्वेशन वैलिड होगा कि नहीं, थ्रू डायमेंशन फॉर्मूला एक बार ट्राई कर लो, चलो ट्राई कर लिया, अभी मैं ट्राई करता हूँ। अगर ट्राई कर लिया, आंसर आ गया, बहुत बढ़िया कि वैलिड है, ठीक है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ ये इक्वेशन वैलिड है क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर वैलिड नहीं होता तो आप लोग को बचपन में नहीं, स्कूल टाइम में एटलीस्ट नहीं दिया गया होता, ठीक है। आपको स्कूल टाइम में ए प्लस बी का होल स्क्वायर सिखा रहा था, अभी कुछ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर सिखाएगा, ठीक है। तो चीजों में अचानक से रैपिड चेंज हो जाता है क्लास 10 के बाद, ठीक है। तो ये हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत फॉल्ट है। क्लास 10 तक तो आप लोगों को एकदम बच्चों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, क्लास 11 के बाद एकदम से शिफ्ट आ गया, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बैक मतलब बहुत ज्यादा पीछे छूट जाते हैं, ठीक है, स्पेशली साइंस स्ट्रीम में। बाकी सारे स्ट्रीम तो चलो ठीक है, कॉमर्स आर्ट्स ठीक है, लेकिन साइंस स्ट्रीम में काफी ज्यादा पीछे छूट जाते हैं। तो मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्लास 9th या 10th में आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट देना चाहिए, ठीक है, कि क्लास 9 या 10 में एटलीस्ट बच्चा लोग प्लस माइनस तो सीख जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वेक्टर्स वगैरह का एडिशन कर दिया, ठीक है। तो मतलब साइंस में एटलीस्ट लोगों का इंटरेस्ट बिल्डअप होगा और लोगों को आइडिया मिलेगा कि 11th-12 में मुझे ये सब चीज़ों के साथ डील करना है, ठीक है। तो अचानक से सरप्राइज नहीं होगा चीज़ें, ठीक है। जो उसमें तो साइंस ले लिया उसके बाद एकदम फंस गए, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी एस का LHS पकड़ लो, LHS का डायमेंशन क्या होगा, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो सीधा एल, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है, एस मतलब एल। तो RHS का देखते हैं, चलो पहले इसको पकड़ो, UT, यू मतलब क्या है, यू मतलब है वेलोसिटी, वेलोसिटी L t टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ, सॉरी प्लस नहीं, t है टाइम, सो दोनों को मल्टीप्लाई करो, t इनवर्स है, t है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, L बचेगा, बच गया। तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ तो डायमेंशनल क्वांटिटी है तो फर्क नहीं पड़ेगा, ए टी स्क्वायर को पकड़ो, ए मतलब क्या है, L t टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2, ठीक है। याद करो पिछले लेक्चर में मैंने ड्राइव किया था इसको। और t के लिए क्या है, टाइम स्क्वायर, सो फिर से टाइम स्क्वायर और टी टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 2 कैंसिल आउट हो गया, चलो बहुत बढ़िया। सो अल्टीमेटली LHS इक्वल टू RHS बन गया, इक्वल टू RHS बन गया, ठीक है। तो LHS में डायमेंशन क्या है, लेंथ, लेंथ प्लस ऑफ लेंथ, ठीक है। तो LHS में लेंथ का डायमेंशन है, RHS में लेंथ का डायमेंशन है, सही है, बहुत बढ़िया, सही है। अभी देखो इसमें भी क्या हो रहा है, हम लोग हाफ को इग्नोर कर रहे हैं इसमें, ठीक है, हाफ को इसमें भी इग्नोर कर रहे हैं। तो क्या इस हाफ को हम लोग अगर हटा देंगे तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, या फिर मैं आपको कुछ एक सम देता हूँ, ये हाफ को बिना लिया एस का वैल्यू या फिर किसी चीज का वैल्यू निकाल के दिखाओ, नहीं कर पाओगे, सही वैल्यू तो कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन मतलब सही वैल्यू नहीं निकलेगा, राइट। एक्सपेरिमेंट के थ्रू या फिर आप लोग मैथ्स के थ्रू जो वैल्यू निकालोगे वो अलग निकल जाएगा, ठीक है। हाफ की जगह पे यहाँ पे 2 निकाल दो, लगा दो, फिर भी तो डायमेंशन सेम आ रहा है। तो डायमेंशन एनालिसिस बेसिकली हम लोग को डायमेंशन फॉर्मूला ठीक है कि नहीं, या फिर डायमेंशन या फिर यूनिट सेम है कि नहीं एलएचएस और आरएचएस में, या फिर एक इक्वेशन में डायमेंशन सेम है कि नहीं, वो समझाता है। लेकिन मतलब कभी भी हम लोग को ये सब जो मतलब इक्वेशन वैलिड है कि नहीं विथ कॉन्स्टेंट्स, उसके बारे में हम लोग को कभी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो हाफ हम लोग को लगाना पड़ेगा। बेसिकली कांस्टेंट यहाँ पे क्लास का वो बच्चा हो गया जिसको सभी लोग इग्नोर करते हैं या फिर ग्रुप में घुसने नहीं देता है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या करता है, हम लोग को ग्रुप में घुसने नहीं दे, कांस्टेंट को ग्रुप में घुसने नहीं देगा, ठीक है। चाहे वो बच्चे के अंदर फीलिंग्स मर जाए, बच्चा मर जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बच्चा मर तो नहीं जाएगा ऑब्वियसली, अंदर से मर जाए, ठीक है। कि कोई भी ग्रुप है उसमें घुसने नहीं देगा, भाई तुझे कुछ नहीं आता, तू बेवकूफ है, तू बाहर है, ठीक है। तो ऐसा क्लासेस में, स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में भी बहुत होता है, ठीक है। आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ये सब चीज़ों को इग्नोर करो, खुद के पढ़ाई में फोकस करो। देखो फ्रेंडशिप वगैरह बन जाएगा बाद में, ठीक है। अगर आप लोग कर रहे हो ऐसा कुछ कि मतलब आप लोग क्लास में किसी को बुली कर रहे हो, या फिर आप किसी को कुछ नहीं आता, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है वो बंदा, ठीक है, अगर आप उसको बुली करो तो वो मत करो, उसको स्टॉप करो, ठीक है। इमीडिएटली उसको स्टॉप करो, वो अच्छा आपके लिए भी अच्छा नहीं है, वो आपका अंदर से मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनना चालू हो जाता है, ठीक है। आपको अभी तो आप बचपन में हो, ठीक है, आपके अंदर अभी भी बचपन है, लेकिन जब थोड़ा और आपका एज बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके अंदर वो आदत रह जाएगा। लेकिन आप जिसको बुली कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है। उसका माइंड में हैम्पर होता है उसको, ठीक है, उसको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्योंकि मैं ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ स्कूल लाइफ में, तो मुझे पता है ये सब, ठीक है। खैर अभी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अभी तो कोई ग्रुप में इंक्लूड करे ना करे क्या फ़र्क पड़ता है, अभी तो हम जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं पे ग्रुप बन जाता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ गया, मज़ा आया। ये दोनों टॉपिक्स जो हम लोगों ने कवर किया, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सम्स वगैरह किया, फिर एप्लीकेशन एक को समझा और 2 एप्लीकेशन बाकी है, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। उन दोनों एप्लीकेशंस को हम लोग अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, हेल्दी रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।